हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की एग्ज़ाम के लिए एक फुल कोर्स, जिसमें हम पूरा ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज इस सीरीज़ का डे 1 है और इस कोर्स को हम ब्रिटिश लिटरेचर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे एंग्लो सेक्सन पीरियड यानी हिस्ट्री से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री क्या है। ये जो नोट्स है इसे हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पीरियड, इसी का एक और नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, और इसका टाइम पीरियड है 450 से 1066 सीई। मतलब कि ये 500 साल का लगभग टाइम पीरियड है ये पूरा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो आज से 2000 साल पहले ब्रिटेन के अंदर जो लोग रहते थे उनको केल्ट्स बोला जाता था। ये केल्ट्स लोग ब्रिटेन के नेटिव लोग थे, मतलब कि वहीं के मूल निवासी थे। उसके बाद 55 बीसी के अंदर जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर हमला किया। ये जूलियस सीजर जो था ये रोमन एम्पायर का किंग था, पर उसने पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था ब्रिटेन के अंदर। फिर 43 के अंदर 43 एडी मतलब कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा आए, पर इन्होंने ब्रिटेन पर 400 सालों तक रूल किया। इसके बाद उन्होंने रोड्स बनाए, टाउन्स बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया। उसके बाद 410 एडी के अंदर रोमन्स अपने देश वापस चले गए। वहाँ पर अलग प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसकी वजह से वो ब्रिटेन छोड़कर वापस चले गए। रोमन्स के जाने के बाद जो जर्मनी है ना आज का, जर्मनी और डेनमार्क, वहाँ की तरफ जो ट्राइब रहती थी जूट्स, एंगल्स और सेक्सन, ये ब्रिटेन आए और वहीं सेटल हो गए। और ये ट्राइब कहाँ पे रहती थी? ये यहाँ पे, ये जर्मनी का इलाका है, जर्मनी और डेनमार्क का इलाका है। यहाँ पर ये तीनों ट्राइब्स थी, जूट्स, एंगल्स और सेक्सन। और ये यहाँ से माइग्रेट होकर ब्रिटेन के अंदर आए और यहाँ पे आके ये ना सेटल हो गए। और इनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश। जो आज की नई इंग्लिश है ना, इससे बिल्कुल डिफरेंट थी वो लैंग्वेज। और इन तीनों को ट्राइब्स को, ये जो एंगल्स, सेक्सन और जूट्स है ना, इनको मिलाकर ही बोला जाता है एंग्लो सेक्सन पीरियड। ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन, ये जो अभी मैंने बताया यही है ये, इसे आप डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यही रोमन रूल। रोमन कब आए? 43 सी के अंदर आए। फिर उसके बाद एंग्लो सेक्सन अराइव है। ये एंग्लो सेक्सन यहाँ से आए थे और ये 450 सीई के अंदर आए। ये जर्मनिक ट्राइब थे जो नॉर्दर्न सी में आए थे ब्रिटेन के अंदर। ये यहाँ से आए थे, ये नॉर्दर्न सी है। फिर उसके बाद हेप्टार्ची। हेप्टार्ची जो है ना, ये जो एंग्लो सेक्सन लोग थे, ये इन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर आके कुछ किंगडम बनाए, बहुत बड़े बड़े 7 किंगडम बनाए। तो इन्हीं को मिलाकर बोला जाता है हेप्टार्ची। इसमें सबसे पहला किंगडम है नॉर्थम्ब्रिया, फिर मर्शिया, फिर ईस्ट एंग्लिया, फिर सुसेक्स, वेसेक्स और एसेक्स, और सबसे छोटा था केंट। और इस केंट के अंदर ये जूट्स वाला जो ट्राइब्स है ना, इनके लोग रहते थे। तो इसी को पूरा मिलाकर हेप्टार्ची बोला जाता है। हेप्टार्ची का कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेना। और ये जो इंग्लैंड जो नाम पड़ा है ना, ये एंगल्स की वजह से पड़ा है। ये जो एंगल्स टाइप है ना, इसको लैंड्स ऑफ एंगल्स बोला जाता है इस ब्रिटेन को। तो इसी के ऊपर, ये एंगल्स ट्राइब्स के ऊपर इंग्लैंड नाम पड़ा है। उसके बाद सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी एंग्लो सेक्सन एज के अंदर? तो सोसाइटी मेनली रूरल थी, मतलब कि जो लोग रहते थे ना वो अधिकतर गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, फार्मिंग करते थे, एनिमल पालते थे। और ये डिपेंडेंट थे किंग के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई हमला कर देगा तो इन्हें किंग प्रोटेक्ट करेगा। और ये इनके किंग के प्रति बहुत लॉयल थे। अगर कोई ब्रेव सोल्जर होता तो उसे लैंड मतलब कि जमीन का टुकड़ा मिलता, वेपन मिलते और गोल्ड वगैरह सोना चांदी मिलता। उसके बाद रिलीजन। रिलीजन जो था एंग्लो सेक्सन पीरियड के टाइम पे, तो वो दो तरीका था। सबसे पहले था पेगनिज्म बिफोर क्रिश्चियनिटी। पेगन धर्म जो होता है ना, इसके अंदर लोग बाग कुछ भी पूछते हैं, मतलब कि पहाड़ को पूजने लग जाते हैं, या फिर नदी को पूछते हैं, पानी को पूछते हैं, सूरज को पूछते हैं, तो उनको पेगन बोलते हैं। वो पेगन धर्म होता है। यहाँ पे कोई सा एक गॉड का सिस्टम नहीं रहता है। फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी आई 597 के अंदर। सेंट अगस्टिन लेके आए थे केंट में। ये जो केंट मैंने बताया ना, ये यहाँ पे, इसके अंदर आए सेंट अगस्टिन।
597 के अंदर। सेंट अगस्टिन के आने के बाद एंग्लो सैक्सन जो लोग थे ना, उन्होंने पेगनिज्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली। क्रिश्चियनिटी के आने के बाद चर्च बने। उसके बाद जो लर्निंग का जितना प्रोसेस होता था ना, वो मोनेस्ट्री के अंदर होता था। मोनेस्ट्री मतलब कि जो चर्च वगैरह रहता है ना, उसको मोनेस्ट्री बोला जाता है। और मॉन्क कॉपीड एंड प्रिजर्व बुक्स, मतलब कि जो मॉन्क रहते थे, ये साधु वगैरह जो रहते थे ना, यही प्रिजर्व करते थे बुक्स को। फिर लैंग्वेज देखे तो लैंग्वेज बहुत टफ थी यहाँ की। टफ मतलब पहले ओल्ड इंग्लिश थी, जो अभी की न्यू इंग्लिश है ना, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश। ये जो हम पढ़ भी नहीं सकते अभी। और जो डायलेक्ट थी, डायलेक्ट है ना बोलियाँ, जो जैसे कि हम हिंदी देखें तो हिंदी एक लैंग्वेज है। और डायलेक्ट, अगर हम डायलेक्ट देखें तो भोजपुरी एक डायलेक्ट है, जो एक नेटिव लोग बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ना, उसको डायलेक्ट बोलते हैं। तो वो कौन सी डायलेक्ट थी? वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। और ये ओल्ड इंग्लिश, ये कुछ लिखा हुआ है, ये हम पढ़ नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है। फिर उसके बाद लिटरेचर। लिटरेचर कैसा था एंग्लो सेक्सन एज के अंदर? तो लिटरेचर जो था ना, वो मेनली ओरल था, मतलब कि बोल के सुनाया जाता था, लिखने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोप्स। स्कोप्स उनको बोला जाता है जो एक कोर्ट में जाके सुनाते हैं, जो भी लिखा हुआ रहता है, कोई पोएट्री हो गई, कोई कुछ भी हो गया ना, तो वो सुनाते हैं। उसके बाद वो फिर इधर से उधर जाके ना सुनाते हैं, हर किंगडम के अंदर जा जाके वहाँ के किंग के आगे सामने ये प्रस्तुत करते थे, या उनको स्कोप बोला जाता था। ये सिंगिंग करते थे स्टोरीज की, हीरो की ब्रेवरी बताते, बैटल बताते थे, कहाँ पे युद्ध हुआ, तो उसकी बड़ी बड़ी कहानियां बताते किंग के अंदर। कोर्ट्स ऑफ किंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम एंग्लो सेक्सन एज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हीरोइज्म। मतलब कि इसमें एक हीरो रहता था, और वो हीरो बहुत ब्रेव होता था, बहुत बहादुर होता था, वो डेंजर फेसेस करता था विदाउट फियर, और वो लोगों को प्रोटेक्ट करता था। ऐसे हीरो देखने को मिलते हैं एंग्लो सेक्सन एज के अंदर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बियोवुल्फ। सेकंड, लॉयल्टी। लॉयल रहता था हीरो के अंदर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते थे वो लॉयलिटी रहती थी। ऐसा ही बेवुल्फ में देखने को मिलता है। फिर एक कॉन्सेप्ट और था इनके अंदर, फेट का। ये कुछ वर्ड है, व्यार्ड, इसको फेट बोला जाता है। तो एंग्लो सेक्सन जो लोग थे ना, उनका बिलीव था कि कुछ कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन लाइफ को, ऊपर कुछ है भगवान वगैरह, तो वो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करता है। इसका मतलब होता है फेट का। नेक्स्ट है पेगन एंड क्रिश्चियन एलिमेंट। एंग्लो सेक्सन टाइम पे एक रिलीजन नहीं था, वहाँ पर दो रिलीजन थे, एक तो पेगन रिलीजन था और एक क्रिश्चियन रिलीजन था। तो इसकी वजह से इसका जो लिटरेचर था ना, उसमें इस दोनों का इन्फ्लुएंस रहा। तो पेगन के अंदर मेन आइडिया था हीरोइज्म, रिवेंज, ग्लोरी और फेट। और क्रिश्चियन आइडिया था गॉड। क्रिश्चियन आने के बाद फिर वहाँ पर वो ईसा मसीह को मानने लग गए थे, तो गॉड का कॉन्सेप्ट आ गया, हेवन का आ गया, सिन का आ गया, साल्वेशन और ह्यूमिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट आ गया। फिर नेचर, और जो इनका लिटरेचर होता था ना, उसमें जो नेचर होता ना, वो बहुत ब्यूटीफुल और डेंजरस बताया जाता था। नेक्स्ट है एलेजिक मोड। एलेजिक, एलेजिक यानी एलेजी पोएम होती है। एलेजी पोएम कब लिखी जाती है? जब कोई मर जाता है, या फिर कोई सेपरेशन हो जाता है, दो जोड़े हैं, उनको दोनों को अलग कर दिया जाता था, तो उस टाइम लिखी जाती थी। कोई लोनलीनेस, कोई अकेला हो, तो उस टाइम लिखी जाती थी। ऐसी पोएम को एलेजी पोएम बोला जाता है। तो एलेजिक मोड होता था पोएम के अंदर। फिर लिटरेरी फॉर्म, तो लिटरेरी फॉर्म के अंदर एपिक। एपिक यानी जैसे अपने इंडिया के अंदर जो महाभारत है ना, वो एक एपिक है। मतलब कि वो बहुत बड़ी, और हमारे इंडिया का बहुत बड़ा महाकाव्य है ना, तो उसको महा बोलते हैं। तो महाकाव्य, तो ये एपिक होता है इंग्लिश में। तो ऐसे ही इनका एक एपिक था बियोवुल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एंग्लो सेक्सन एज का। फिर यही एलेजी, ये एलेजी मेन मेन पोएम है। एलेजी की मेन मेन पोएम है द वंडरर, द सी फारर, द वाइफ लेमेंट्स, द हस्बैंड मैसेज। आप बस इन्हें याद रख लेना, इनके नाम याद रख लेना कि कौन सी एलेजी थी एंग्लो सेक्सन एज की। और बाकी अंदर से नहीं पूछा जाएगा इतना। फिर रिलीजियस पोएट्री, इसमें रिलीजन अच्छा खासा फैल चुका था, क्रिश्चियन रिलीजन बहुत फैल चुका था पूरा एंग्लो सेक्सन टाइम पे। तो उस टाइम जो रिलीजन पोएट्री लिखी गई थी ना, तो वो फेथ के ऊपर लिखी गई थी। और इसके मेन एग्जांपल है कैडमन हिम। कैडमन हिम ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7 लाइन की है, पर ये कैडमन हिम बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर द ड्रीम ऑफ द रूट फिर द ड्रीम ऑफ द रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। अगर हम मेजर राइटर देखें तो इसमें पहला राइटर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैडमन। ये 7th सेंचुरी का पोएट था और इसको फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट बोला जाता है। ये पहला इंग्लिश पोएट था और ये रिलीजियस पोएट्री लिखता था, हिम लिखता था। हिम का मतलब होता है मंत्र टाइप। तो इसकी ज़्यादा हिम नहीं मिली है, 2 या 3 हिम है जो 7 या 8th लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट राइटर है साइन वुल्फ। ये 9th सेंचुरी का पोएट था। ये क्रिश्चियन पोएट था और ये पहला राइटर था जिसने साइन करी थी, वो भी र्यूनिक लेटर के अंदर। और इसके फेमस वर्क है द ड्रीम ऑफ द रूट, एलिन और जूलियाना। नेक्स्ट राइटर है अल्फ्रेड द ग्रेट। ये अल्फ्रेड जो है ना, ये किंग थे वेस्ट सेक्शन के 871 से 886 तक। और उसके बाद ये एंग्लो सेक्शन के किंग बन गए। और ये कब बने थे? 886 से 899 तक, इनकी डेथ तक ये किंग थे एंग्लो सेक्शन के। और इन्होंने कुछ लिखा विखा है कुछ नहीं है, इन्होंने बस ट्रांसलेट किया लेटिन बुक्स को ट्रांसलेट किया ओल्ड इंग्लिश के अंदर। बस इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट राइटर है नेक्स्ट राइटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट बीड। इनका टाइम पीरियड याद रखना, और याद रखना कि इनको एक और नाम से बोला जाता है वनरेबल बीड। ये बहुत फेमस राइटर थे और इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी बोला जाता है। इन्होंने एक हिस्टोरिकल बुक लिखी थी उस टाइम की, एंग्लो सेक्सन पीरियड की। तो उस बुक का नाम था द एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, 731 एडी के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। इनकी 3 और बुक है, द ग्रेट क्रॉनिकल्स, लाइफ ऑफ सेंट पॉल और ऑन द नेचर ऑफ थिंग। ये एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल वर्क है ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स। अगला है मेन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यूस्क्रिप्ट उनको बोला जाता है जो हाथ से किसी चीज़ के ऊपर लिखते हैं। मतलब पहले पेज वगैरह तो होते नहीं थे। वो पहले क्या करते थे कि एनिमल स्किन जो रहती थी ना, उसको सूखा कर पेज जैसा बना लेते थे और उसके ऊपर लिखते जाते थे। और कोई सा भी वर्क है ना, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता था, उसको डबल कॉपी नहीं करते थे। तो उसको मेन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, पहले इंक भी नहीं थी, क्यूल पेन्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कैसे भी करके लिखते थे एनिमल स्किन के ऊपर। और उस टाइम पे एंग्लो सेक्सन टाइम पे 4 मेजर मेन्यूस्क्रिप्ट थी। फर्स्ट जूनियस मेन्यूस्क्रिप्ट, सेकंड एक्स्टर बुक, थर्ड वर्साइल बुक, फोर्थ बेवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट। जूनियस मेन्यूस्क्रिप्ट जो थी ना, इसको एक और नाम से बोला जाता है केडमन मेन्यूस्क्रिप्ट। इसके अंदर केडमन की बहुत ज़्यादा हिम वगैरह मिली थी, इस वजह से इसका नाम केडमन मेन्यूस्क्रिप्ट भी पड़ा। और इसको एक और मेन नाम है इसका जूनियस मेन्यूस्क्रिप्ट। इसके अंदर मेन पोएम थी जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल, क्राइस्ट एंड सेटन। और इसकी थीम थी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। और एक और एडम एंड ईव, मतलब कि इसकी थीम क्रिश्चियन थीम थी। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कलेक्शन है बिब्लिकल पोएट्री का, मतलब कि क्रिश्चियन थीम थी तो बिब्लिकल पोएट्री थी इसके अंदर। फिर सेकंड है एक्स्टर बुक। एक्स्टर बुक जो थी ना, इसको 10th सेंचुरी के अराउंड लिखा गया था। और एक्स्टर बुक जो थी, इसको 10th सेंचुरी के टाइम पे लिखा गया था। और ये इसके अंदर भी रिलीजियस पोएम थी, एलेजी थी, रिडल रिडल यानी पहेलियाँ, रिडल थी, विजडम पोएम थी। और फेमस पोएम इसकी थी द वंडरर, द सी फारर, द वाइफ लेमेंट्स, द हस्बैंड मैसेज और वुल्फ एंड एडवेसर। इसके अंदर 95 रिडल्स थी। इसकी भी थीम थी लोनलीनेस, एग्जाइल, क्योंकि एलेजिक थीम थी, इसीलिए लोनलीनेस है, एग्जाइल है, ह्यूमन सफरिंग, विजडम, फेथ और नेचर। नेक्स्ट मेन्यूस्क्रिप्ट है वर्साइल बुक। वर्साइल बुक जो थी ना, इसको भी 10th सेंचुरी के टाइम पे लिखा गया था। और ये वर्साइल सिटी के अंदर मिली थी, इसलिए इसका नाम वर्साइल बुक रखा गया। इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर रिलीजियस प्रोज थे। प्रोज यानी जो सरमन, सरमन भी एक तरीके से रिलीजियस पोएम होती है, जिसके अंदर जैसे अपने इंडिया के अंदर जो गीत होते हैं ना, उसको सरमन बोलते हैं। मंत्र टाइप के, वो हिम टाइप ही होता है, या सरमन थोड़ा बड़ा होता है बस। तो इसके अंदर रिलीजियस पोएम भी थी और रिलीजियस प्रोज भी थे। इसकी मेन फेमस पोएम थी द ड्रीम ऑफ द रूड। इसकी थीम थी सेक्रीफाइस, फेथ, साल्वेशन, विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट और होप। इसकी भी क्रिश्चियन थीम ही थी। फिर नेक्स्ट मेन्यूस्क्रिप्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है बियोवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट। इसके अंदर बियोवुल्फ वर्क मिला था
ये बियोवुल्फ पोएम है, एक बहुत बड़ा इपिक पोएम है, इसलिए इसका नाम बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा। और इसका एक और नाम है नोवेल कोडेक्स, और इसको 1000 सीई के अंदर डबल कॉपी किया गया। इसके अंदर प्रोज भी थे, नैरेटिव टेक्स्ट भी थे, और ये इकलौती सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट है जिसके अंदर जो बेवुल्फ है ना, ये पूरी एक ही साथ मिली है। बाकी जो है ना वो अलग अलग, जैसे कैडमन ही में तो वो 2-4 मैन्युस्क्रिप्ट, सारी मैन्युस्क्रिप्ट में थोड़ी थोड़ी कैडमन ही में, इसलिए इसको बोला जाता है ये जो बेवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट है, इस पूरी के अंदर ये बेवुल्फ अकेली पूरी पोएम सर्वाइव करी है इसमें। फिर इसके मेजर वर्क देखें तो अगर एंग्लो सेक्शन के मेजर वर्क में सबसे पहले आता है विटसिथ। विटसिथ जो था ना, ये एक्स्टर बुक के अंदर मिली 10th सेंचुरी में, इसको वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखा गया था। सेकेंड है जेनेसिस, ये ओल्ड टेस्टामेंट पर बेस्ड है, और ये सोर्स है, इसका क्या सोर्स है, जेरम सेंट जेरमिस वलगट और क्रिश्चियन लीजेंड, इसका सोर्स है। एक्सोडस, एक्सोडस जो है इनकम्प्लीट पोएम है 590 लाइन्स की। फिर है डेनियल, डेनियल भी इनकम्प्लीट है 764 लाइन की। फिर क्राइस्ट एंड सेटन, क्राइस्ट एंड सेटन ये 729 लाइन में है। फिर आता है क्राइस्ट, इसकी है 1664 लाइन, और ये जो सेकंड वाली जो क्राइस्ट है ना, इसको साइन वुल्फ ने लिखा था। और क्राइस्ट फर्स्ट और थर्ड इसका पता नहीं कि किसने लिखा है, ये एनोनिमस है, कि पता नहीं आज तक कि किसने लिखा है। नेक्स्ट वर्क है जूलियाना, जूलियाना 731 लाइन में लिखी गई थी, और ये कहानी थी मार्टरडम ऑफ सेंट जूलियाना। ये जूलियाना जो है ना, ये एक सेंट थी, तो इनके मार्टरडम का मतलब होता है शहीद, शहीद हो गई थी ये धर्म के लिए, इस वजह से तो इसको लिखा गया था वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट के अंदर। फिर आती है इलिन, ये सेंट हेलेना फाइंड्स ट्रू क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये से एज इट इज पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि इलिन को एक और क्या बोला जाता है, तो ये सेंट हेलेना फाइंड्स द ट्रू क्रॉस, ये इलिन का एक और नाम है। ये 1321 लाइन के अंदर लिखी गई है, इसकी डायलेक्ट है वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट, और इसको कब लिखा गया था, 750 से 900 एडी के अंदर लिखा गया था, इसके बीच में लिखा गया था। नेक्स्ट पोएम है द फेट ऑफ द अपोस्टल्स, ये सबसे शॉर्टेस्ट पोएम है साइन वुल्फ की, जो 122 लाइन की है। नेक्स्ट पोएम है द ड्रीम ऑफ द रोड, इसको लिखा गया था स्कूल ऑफ साइन वुल्फ, मतलब कि साइन वुल्फ के स्टूडेंट ने लिखा था इसको। नेक्स्ट वर्क है बियोवुल्फ, ये सबसे ग्रेटेस्ट है एंग्लो सेक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको 3182 लाइन के अंदर लिखा गया था, 3182 लाइन के अंदर लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी लाइन में लिखा गया था, और इसका ऑथर कौन है ये हमें पता नहीं, एनोनिमस है। इसको वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट और ओल्ड इंग्लिश के अंदर लिखा गया था। और ये कहाँ पर सेट है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहाँ पर सेट है। और इसकी थीम पेगनिज्म थीम है, मतलब कि क्रिश्चियन थीम से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये किस में मिली थी, ये कॉटन मैन्युस्क्रिप्ट में मिली थी 1010 एडी के अंदर। और ये 2 पार्ट और 3 नरेशन में लिखी गई थी, मतलब कि इसके 2 पार्ट है और 3 नरेशन है इसके अंदर। इसको अच्छे से समझना है आपको तो आप इसका एक वीडियो देख सकते हैं, या फिर एक कार्टून मूवी है यूट्यूब के अंदर फ्री में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। हम इसे यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। हम इस कोर्स को बहुत शॉर्ट रखना चाहते हैं, जिससे सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए। बाकी जो ये पोएम है ना, इसको आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी पोएम आएगी, आपको उनको सबको यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसको बस हम ऊपर ऊपर से देखें तो एक बेowulf नाम का एक वॉरियर रहता है, जो एक ग्रेंडल्फ नाम के राक्षस से लड़ता है और उसे मार देता है, बस इतनी ही कहानी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये एक मॉन्स्टर को मारता है ग्रेंडल नाम का। उसके बाद ये लास्ट जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, ये 50 साल बाद का पार्ट है, जिसके अंदर एक ड्रैगन से भी लड़ता है। बस इतनी ही कहानी है। बाकी ये बहुत बड़ा एपिक है, आप इसे और अच्छे से यूट्यूब से ही समझ पाएंगे। यूट्यूब पे किसी की भी क्लास देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, उससे देख के आप इसे समझ लेना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका टाइम पीरियड 450 से 1066 तक, इसका एक और नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये था एंग्लो सेक्सन एज। आज हमने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम एंग्लो नॉर्मन एज से पढ़ेंगे। ये नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम पर, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं आपको वहीं पर PDF भेज दूंगा। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और हमें फीडबैक भी दें जिससे हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि हमारा ये पहला टाइम है वीडियो बनाने का। इससे पहले हमने कभी माइक के सामने बोला नहीं है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंग्लो नॉर्मन एज के साथ।